हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना विकास कुमार शुक्ला। स्वागत है आज की हमारी केमिस्ट्री की क्लास में। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है ऊष्मागतिकी। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं थर्मोडायनेमिक। चलिए दोस्तों, थर्मोडायनेमिक में हम क्या पढ़ते हैं, पहले उसका हम परिभाषा जानते हैं कि क्या परिभाषा होगा। ठीक है। अब देखो ध्यान से दोस्तों, हम ऊष्मागतिकी में ऊष्मा के प्रवाह का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? ऊष्मा के प्रवाह, है ना। तो आप इसको परिभाषा में भी लिख सकते हो कि रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें ऊष्मा के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है ऊष्मागतिकी कहलाता है। ठीक है ना। ये परिभाषा आप लोग लिखेंगे, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें ऊष्मा के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है ऊष्मागतिकी कहलाता है। आप लोग डेली जीवन भी देखते हैं कि आपके पास देखो एक रॉड रखी है, मान लो, है ना। या आपने एक छोटा सा रॉड ले लिया और उसको नीचे से क्या किया, आपने गरम करना शुरू कर दिया। इसके छोर को, इसके एक छोर को आपने क्या किया, गरम करना शुरू कर दिया। तो ये बताओ, क्या आपने इस सिरे से मान लो पकड़ रखा है, तो क्या ये बताओ ये सिरा क्या गर्म नहीं हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। देखो ऊष्मा इधर से इधर चलने लगती, कुछ समय बाद आप रॉड को छोड़ देते कि नहीं छोड़ देते, तो ऊष्मा का प्रवाह हुआ। ठीक है ना। तो यही तो हमको अध्ययन करना है, ऊष्मा के प्रवाह के विषय में हमको अध्ययन करना है दोस्तों। इसमें कुछ छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी होती है जो हम परिभाषा पढ़ेंगे। जैसे हम बात करते हैं निकाय क्या होता है। निकाय मतलब सिस्टम, निकाय प्लस आपके पास है सराउंडिंग, परिवेश, है ना। ये दोनों को मिलाकर बनता है हमारा पूरा ब्रह्मांड। क्या बनता है? ब्रह्मांड। अब तुम देखो ध्यान से, ये बनता है ब्रह्मांड। तो आपके पास क्या क्या चीज़ है ब्रह्मांड में? निकाय प्लस परिवेश, ये मिलकर के तुमको बना दिए क्या? ब्रह्मांड। अब ध्यान से देखो, तो निकाय क्या कहलाता है, हम निकाय को समझते हैं। निकाय को तुम लोग ध्यान समझो। जैसे मान लो कि हमने ये हमारा पूरा ब्रह्मांड हो गया, हमने ये ले लिए, ब्रह्मांड हो गया। ठीक है ना। ये हमारा हो गया ब्रह्मांड। अब क्या होगा कि इसमें एक पोर्शन होगा। जैसे देखो, आपने क्या किया, ये छोटा सा पोर्शन लिया और आप यहाँ क्या कर रहे हो, प्रयोग कर रहे हो। ठीक है ना। आप यहाँ बैठ के जो है यहाँ पर प्रयोग कर रहे हो, आप ये प्रयोग कर रहे हो। तो बाकी पोर्शन भी तो बच गया जहाँ आपका प्रयोग नहीं चल रहा है। बिल्कुल सही बात। तो देखो ध्यान से, ये जो पोर्शन है ये कहलाता है परिवेश, जो बाकी बच गया पोर्शन। ठीक है ना। और जहाँ आप प्रयोग कर रहे हो वो कहलाता सिस्टम, या हम उससे बोलते हैं प्यार से निकाय। क्या बोलते हैं? निकाय। ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, तो ये पूरा, ये क्या हो गया पूरा, ये क्या हो गया पूरा? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड। क्लियर पॉइंट। तो देखो ध्यान से, तो निकाय क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का वह भाग जिसे प्रयोग के लिए चुना जाता है निकाय कहलाता है। देखो ध्यान से, आगे हम परिभाषा पढ़ते हैं, है ना। देखो क्या लिखा है दोस्तों, ब्रह्मांड का वह भाग जो प्रयोग के लिए चुना जाता है निकाय कहलाता है और ब्रह्मांड का बाकी बचा हुआ भाग परिवेश कहलाता है। क्लियर पॉइंट। अब देखो हम टाइप ऑफ सिस्टम पढ़ेंगे, निकाय के प्रकार। निकाय कितने प्रकार के होते हैं? देखो यहाँ पर आपको 3 प्रकार के निकाय दिख रहे हैं, खुला निकाय, बंद निकाय और मित्रों एक होता है विलगित निकाय। कौन सा निकाय? विलगित निकाय। अब देखो इनको हम लोग समझते, खुला निकाय क्या होता है, बंद निकाय क्या होता है। जैसे मान लो मैंने क्या ले रखा है, एक बीकर ले रखा है। ठीक है ना। ये एक मैंने ले लिया बीकर, ये बीकर। अब इसे मैंने क्या किया, इससे मैंने दोस्तों मैं इस पर गर्म चाय रख दिया। क्या रख दिया? गर्म चाय रख दिया। तो ये बताओ, आप देखे होंगे हमारे घर में हम चाय पीते हैं, खुले कप में रख देते हैं, तो इसमें से ऐसे ऐसे करके वाष्प निकलते रहते कि नहीं निकलते रहते? बताओ। बिल्कुल निकलते रहते हैं। और कुछ उसमें पदार्थ भी निकलते रहता है। देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, है ना। तो ऐसा निकाय, देखो यहाँ से क्या हुआ, ऊष्मा निकल रही है, ऊष्मा, और यहाँ पर पदार्थ भी निकलते हैं, कुछ द्रव्य भी निकलता है। तो ऐसा निकाय जिसमें ऊष्मा और द्रव्य किसके साथ एक्सचेंज करता है? बताओ।
आप देखो ध्यान से, परिवेश, ये है आपके पास परिवेश, और ये क्या है आपके पास निकाय, निकाय है ना। तो ऐसा निकाय जिसमें निकाय, निकाय एवं परिवेश, हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं खुला निकाय। हाँ, इसका परिभाषा क्या है, ऐसा निकाय, देखो ध्यान से, ऐसा निकाय जिसमें निकाय एवं परिवेश के मध्य किसका किसका ऊष्मा तथा द्रव्य का आदान प्रदान होता है, वो क्या कहलाता है, खुला निकाय कहलाता है। देखो ना, परिभाषा पढ़ते आ जाओ। ठीक है, खुला निकाय क्या होता है मित्रों, ऐसा निकाय जिसमें निकाय एवं परिवेश के मध्य ऊर्जा व द्रव्य दोनों का विनिमय होता है, देखो एक्सचेंज होता है, खुला निकाय कहलाता है। अब आप क्या करें, इसी पर सेम जो हमने ले रखा है, इस पर आप क्या करें, जो आपने बनाया है इसको ढक दें, है ना। इस पर एक क्या करें, एक कांच का जो है कुछ प्लेट रख दें यार इस पर। तो ये बताओ, जब आप इस पर कुछ ढक देंगे, प्लेट लगा देंगे, बात समझ रहे हो, तो क्या द्रव्य बाहर जा पाएगा, बिल्कुल नहीं जा पाएगा। तो किसका आदान प्रदान होगा, केवल जैसे देखो यहाँ पर आपने ढक दिया है, तो इधर से आपके पास किसका आदान प्रदान होगा, ऊष्मा का, है ना। तो क्या कहलाता है, बंद निकाय। ये कौन सा निकाय है दोस्तों, ये कहलाता है बंद निकाय, है ना। ये आपके पास है बंद निकाय। बंद निकाय क्या होता है, ऐसा निकाय जिसमें ऊष्मा का एक्सचेंज, विनिमय होता है, किंतु किंतु द्रव्य का विनिमय नहीं होता है, बंद निकाय कहलाता है। ठीक है ना, इसका परिभाषा लिखा हुआ है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो ना, एग्जाम्पल लिया हुआ है, ओपन सिस्टम। देखो ओपन सिस्टम में द्रव्य मतलब मैटर और हीट दोनों का आदान प्रदान होता है। क्लोज सिस्टम में, बंद सिस्टम में आप देखो केवल हीट का आदान प्रदान होता है, ऊपर से आपके पास द्रव्य है ना, इसका आदान प्रदान नहीं होगा। जब आप रख देते हैं, उसके ऊपर प्लेट ढक देते हैं, ठीक है ना, तो जो वेपर्स आप देखे होंगे वो कहाँ कलेक्ट हो जाता है, वाष्प जो है उस प्लेट की पर कलेक्ट हो जाता है, तो मतलब द्रव्य का आदान प्रदान नहीं हुआ। और देखो विलगित निकाय, विलगित निकाय मतलब तुम देखो उसको तुमने क्या कर दिया, ये तुम्हारा देखो बीकर है, और तुमने उसको एक ऐसे, है ना, जो ये ऐसे पात से ढक दिया, ठीक है, इसको आपने कवर्ड कर दिया, और ये जो लगा ये इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर लगा हुआ है इसके किनारे, ठीक है ना, ये इंसुलेटर है। अब ना तो ये तो ना तो हीट का ही आदान प्रदान कर सकता, ये हीट का भी आदान प्रदान नहीं कर सकेगा, और ना ये मैटर का ही आदान प्रदान कर सकेगा, किसी का विनिमय नहीं कर सकेगा। आपने देखा होगा ना, थर्मस नहीं आती मिल्टन वाली यार, जिसमें आप ठंडा पानी रख दो ठंडा रहता है, गर्म रख दो तो गर्म रहता है, हाँ या ना। तो क्या करता है, वो आइसोलेटेड सिस्टम है, विलगित निकाय है। क्यों, क्योंकि उसमें ऐसे बनाया गया होता है व्यवस्था, ना तो वो हीट देगा और ना वो हीट लेगा, है ना, और ना वो द्रव्य देगा और ना वो द्रव्य लेगा। और देखो ध्यान से, क्लियर पॉइंट, ये विलगित निकाय कहलाया। अब हम बात करते हैं, हमने विलगित निकाय, देखो ये परिभाषा लिखा हुआ है, विलगित निकाय ऐसा निकाय जिसमें परिवेश, है ना, व निकाय के मध्य, देखो ध्यान से, ऐसा निकाय जिसमें परिवेश व निकाय के मध्य, है ना, ऊष्मा एवं द्रव्य दोनों का विनिमय नहीं होता है, विलगित निकाय कहलाता है। कौन सा निकाय कहलाया, विलगित निकाय। एक बार इसको ध्यान से देखो, क्या समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हम आगे के सिस्टम को समझते हैं कि और हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। ये तो बन जाना चाहिए दोस्तों। हाँ, ऊष्मागत की प्रक्रम, ऊष्मागत की प्रक्रम क्या होता है। अब तुम देखो प्रक्रम क्या समझते हैं हम इसको, कि आप निकाय की एक अवस्था, देखो किसी निकाय की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करते समय जिस प्रक्रम का उपयोग करते हैं, बात समझ रहे हो, उसे ऊष्मागत की प्रक्रम कहते हैं। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करते समय जिस प्रक्रम का उपयोग करते हैं, जैसे मान लो मित्रों हमारे पास एक प्रक्रम ये है, हमारे पास एक प्रक्रम ये है, दो प्रक्रम ले लिया हमने,
ठीक है ना। हमारे पास उसका दाब पहले P1 था, बात समझो। उसका दाब हमारे पास क्या है, P1 था। हमने ले लिया उसका आयतन पहले V1 था और प्रारंभ में उसका ताप क्या था, T1 था। ठीक है। अब हमारे पास दोस्तों जो दूसरा प्रक्रम है, आपके पास P2 है, V2 उसका आयतन है और T2 उसका क्या है, ये है ताप दे रखा है। अब देखो ध्यान से, परिभाषा पहले पढ़ो कि किसी निकाय की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन करते समय जिस प्रक्रम का उपयोग करते हैं उसे ऊष्मागतिकी प्रक्रम कहते हैं। मान लो हमको कहाँ से कहाँ जाना है, हमको मित्रों यहाँ से यहाँ जाना है, बस तो हम जिस प्रक्रम का उपयोग करेंगे वही कहलाएगा क्या, ऊष्मागतिकी प्रक्रम। बात खत्म, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब आप देखो समतापी प्रक्रम क्या कहलाता है। समतापी प्रक्रम, समतापी प्रक्रम में इसी प्रक्रम में हम ताप को क्या करेंगे, कांस्टेंट कर देंगे। तो ऐसा प्रक्रम, आप ध्यान से देखो, ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय की अवस्था को परिवर्तित करते समय ताप को नियत रखा जाता है, समतापी प्रक्रम कहलाता है। अब देखो एक अवस्था से आप एक अवस्था, ये आपका पहला अवस्था है, यहाँ से आप यहाँ आ रहे हो, तो अवस्था में परिवर्तन करते समय आप क्या करें, आप ताप को कांस्टेंट रख लें। किसको कांस्टेंट रख लें, बोलो जल्दी से, ताप को नियत रख लें। इस ताप को आप नियत रख लें। तो दोस्तों अगर ताप आपने नियत रखा तो यहाँ ताप परिवर्तन नहीं होगा, T1 T2 केवल T रहेगा और वो प्रक्रम क्या कहलाएगा, समतापी प्रक्रम कहलाएगा। आपने देखा, देखो ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय की अवस्था, एक अवस्था प्रारंभिक अंतिम अवस्था जहाँ भी ले लें, है ना, निकाय की अवस्था को परिवर्तित करते समय ताप को नियत रखा जाता है, समतापी प्रक्रम कहलाता है। बात समझ गया आप लोगों ने। देखो ध्यान से, T मतलब 0, कांस्टेंट होगा, नियत होगा। ताप क्या होगा, ताप क्या है दोस्तों, यहाँ पर ताप है नियत। देख लो ध्यान से, ताप है नियत। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे पास समतापी, आइसोथर्मल प्रोसेस को कहते हैं इंग्लिश में, आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, हमारे पास है समदाबी प्रक्रम। आ जाओ, समदाबी प्रक्रम दूसरा हम यूज करते हैं, समदाबी प्रक्रम। समदाबी प्रक्रम परिभाषा बिल्कुल सेम है ना, परिभाषा बिल्कुल सेम है। अब क्या करेंगे मित्रों, बोलो अब क्या करना चाहिए हमको, ऐसा प्रक्रम, देखो यही परिभाषा हम उठा लेंगे कि ऐसा प्रक्रम, है ना, क्या होगा जिसमें निकाय की अवस्था को परिवर्तित करते समय, अब बताओ समतापी में ताप समान था, अब क्या करेंगे, दाब को समान रखेंगे, हाँ है ना। अब देखो ध्यान से, तो ऐसा प्रक्रम हम यहाँ पर ताप की जगह क्या कर देंगे, बताओ जल्दी से, दाब लिख देंगे, हाँ है ना। चलो हमारे पास दाब लिख देंगे। तो ऐसा प्रक्रम जिसमें क्या होगा, निकाय की अवस्था को, ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय की अवस्था को परिवर्तित करते समय दाब को नियत रखा जाता है, ठीक है ना। हम नीचे लिखेंगे यहाँ पर समतापी की जगह क्या लिख देंगे, समदाबी प्रक्रम कहलाता है, समदाबी प्रक्रम कहलाता है। और यहाँ पर क्या होगा मित्रों, P यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। P क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब क्या होगा, P यहाँ पर होगा नियत, P जो होगा नियत होगा, हाँ है ना, P आपका नियत होगा। तो ये दूसरा प्रक्रम होगा समदाबी प्रक्रम। अब ये बताओ, अगर मैं तीसरा प्रक्रम यहाँ पर लिखूं, समआयतनिक प्रक्रम, इसे हम लोग बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस, समआयतनिक प्रक्रम, है ना। अब ये बताओ परिभाषा वही है, अब क्या कांस्टेंट का रखेंगे, जल्दी बताओ, बोलो क्या नियत रखेंगे, आयतन नियत रखेंगे। क्या नियत रखेंगे, आयतन। समआयतनिक है तो हम यहाँ पर सबसे पहले चेंज करते हैं, यहाँ पर देखो सबसे पहले हम चेंज करते हैं कि यहाँ पर आयतन मतलब V गोज़ टू 0, ये समआयतनिक प्रक्रम है, मतलब यहाँ पर आयतन क्या होगा मित्रों, आयतन नियत होगा, है ना।
और क्या चेंज करेंगे हम लोग, ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय की अवस्था को परिवर्तित करते समय किसको नियत रखा जाता है दोस्तों, आयतन। आयतन को नियत रखा जाता है। और यहाँ पर हम समतापी की जगह क्या लिख देंगे, सम आयतनिक प्रक्रम कहलाता है। सम आयतनिक प्रक्रम कहलाता है। बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर, है ना। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगला प्रक्रम है, देखो हमने पहला कौन सा पढ़ा, समतापी प्रक्रम। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा, समदाबी प्रक्रम। तीसरा हमने पढ़ा सम आयतनिक प्रक्रम। समझ रहे हो बात को। और अगला हम बात करते हैं चौथा नंबर, रुद्धोष्म प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम मित्रों, रुद्धोष्म प्रक्रम, एडियाबेटिक प्रोसेस, है ना। रुद्धोष्म प्रक्रम एडियाबेटिक प्रोसेस कहलाता है। अब देखो दोस्तों, तो ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय की अवस्था को परिवर्तित करते समय ऊष्मा नियत रखें, है ना। ऊष्मा जो है नियत रखा जाता है। किसको नियत रखेंगे इसमें, जल्दी से बोलो, ऊष्मा को। ऊष्मा मतलब हीट को, है ना। हीट को हम लोग नियत रखेंगे, क्यू। हीट मतलब क्यू। रुको परिभाषा बना लेते हैं। ताप को हटा के क्या रखेंगे दोस्तों, ऊष्मा। ऊष्मा को नियत रखा जाता है, क्या कहलाएगा ये कहलाएगा रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम। एंड मित्रों क्या नियत रहेगा, जल्दी से बोलो, ऊष्मा नियत रहेगी। क्यू यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा, मतलब इसका क्या है, ऊष्मा क्या रहेगी, नियत रहेगी, है ना। तो इसका परिभाषा क्या है कि ऐसा प्रक्रम जिसमें निकाय की अवस्था को परिवर्तित करते समय ऊष्मा को नियत रखा जाता है, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। बात खत्म, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ऊष्मागतिकी प्रक्रम को पढ़ा, और इसको आप लोग अच्छे से नोट्स बना के लिख लीजिएगा। चलो भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग, देखो ध्यान से, अवस्था फलन एवं पथ फलन क्या होता है। अवस्था फलन, स्टेट एंड पाथ फंक्शन। चलो, तो अवस्था फलन क्या होता है मित्रों, आओ देखते हैं। और पथ फलन क्या होता है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टेट एंड पाथ फंक्शन। हम बात करते हैं अवस्था फलन। अब देखो ध्यान से, तो ऐसा फंक्शन, ऐसा फलन जो निकाय की प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है। बात समझ गए बात को। जैसे आपने ये ट्रेन में चला, है ना, तो प्रारंभिक आपको निकलना कहाँ है और जाना कहाँ है ना, कहाँ तक है। तो प्रारंभिक अवस्था हो गई जहाँ से आप चले, और जहाँ पहुँचे वो अंतिम अवस्था हो गई। तो उस पर केवल डिपेंड कर रहा है। आप देखिए ध्यान से, तो ऐसा फलन, है ना, बात देख रहे हो, कि ऐसा फलन जिसका मान निकाय की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, परंतु पथ पर आप कैसे जा रहे हो उससे मतलब नहीं है, आप कहाँ से चले और कहाँ पहुँचे उस पर निर्भर कर रहा है ना, परंतु पथ पर निर्भर नहीं करता है, अवस्था फलन कहलाता है। तो ऐसा फलन जिसका मान निकाय की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, परंतु पथ पर निर्भर नहीं करता है, अवस्था फलन कहलाता है। जैसे आपके पास है दाब, टी मतलब ताप, भी मतलब आयतन, एस मतलब है एंट्रोपी। एस मतलब क्या मित्रों, एस का मतलब है एंट्रोपी, है ना। आगे हम पढ़ेंगे। आप ऐसे लिख रहे, नाम न लिखें। जी का मतलब है गिब्स मुक्त ऊर्जा, एच का मतलब है एंथैल्पी, यू का मतलब है आंतरिक ऊर्जा, और एस सी एस का मतलब है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये डेल्टा शब्द लग गया है, ये अवस्था फलन नहीं है, बल्कि अवस्था फलन में परिवर्तन है। डेल्टा पी, डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस, ये अवस्था फलन में क्या है, परिवर्तन है। बात समझ गए। अब देखो ध्यान से, इसका परिभाषा देखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, नीचे वाले का, है ना। अब इसमें इसी को आप कॉपी करो चुपचाप, इस परिभाषा को, और ये परिभाषा आपका हो गया तैयार, है ना। अब देखो मेरे पास तो व्यवस्था है, मैं उठा के यहाँ कॉपी कर देता हूँ, लिखना नहीं पड़ता, इसलिए हम ज़्यादा चीज़ों को पढ़ पाते हैं कम समय में। हाँ, अब यहाँ क्या करना भाई, तो ऐसा फलन जिसका मान निकाय की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर निर्भर नहीं करता है, उल्टा कर देंगे इसका, प्रारंभिक अंतिम अवस्था पर निर्भर नहीं करता है, परंतु पथ पर निर्भर करता है, परंतु पथ पर निर्भर करता है,
हाँ या ना? कौन सा फलन कहलाता है मित्रों? ये कहलाता है पथ फलन। ठीक है ना? अब जैसे आप जाएंगे ट्रेन में तो कुछ ना कुछ कार्य करेंगे और आपको ऊर्जा मिलेगी, है ना? या आपको ऊर्जा लेंगे और आप कार्य करेंगे, हाँ है ना? तो देखो ध्यान से ही होगा कि आप ऊर्जा लेंगे और कार्य करेंगे। तो आपके पास कार्य और ऊर्जा ये दो पथ फलन है। कार्य मतलब W, ऊर्जा मतलब आपके पास Q। ये दो ही पथ फलन है। किस पर निर्भर कर रहा है दोस्तों? उस पथ पर निर्भर कर रहा है। ठीक है ना? ये देखो ध्यान से, ये आपके पास है, ये पथ पर निर्भर कर रहा है। इसको और मैं समझा दूंगा अच्छे से। पथ पर निर्भर कर रहा है। ठीक है? अभी बताओ, जैसे मैं बात करूं, ठीक है, आप इसको और अच्छे से समझ सकते हो समझने के लिए, कि जैसे मान लो कोई दूरी है, इसको समझो ध्यान से। कोई डिस्टेंस है, जैसे मैं यहाँ से यहाँ तक, आप देखो चाय, गर्म चाय लिया, मैं एक प्रारंभिक स्थान यहाँ पर हूँ, ये मेरे पास एक प्रारंभिक स्थान है ना? और ये एक अंतिम स्थान है। ठीक है? यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने एक काम किया कि गर्म चाय यहाँ से उठाया और मैं पीते पीते जो है गर्म चाय लेके मैं यहाँ से यहाँ तक चला गया। ठीक है ना? और यहाँ मैं पहुँच गया कितने मिनट में? ठीक है ना? यहाँ मैं मान लो 5 मिनट में पहुँच गया, 5 मिनट में पहुँच रहा। लेकिन मैं ऐसे घूम के गया, यहाँ पर देखो, बात समझ रहे हो? और मैं यहाँ से चाय लेके गया तो यहाँ मैं कितने मिनट पहुँच रहा हूँ? 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। अब आप देख रहे हो, अवस्था तो वही है, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था। लेकिन बताओ, चाय यहाँ पर जल्दी ठंडी नहीं होगी, जबकि यहाँ पर चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी। अब बात समझ रहे हो ना? तो अवस्था पर तो निर्भर नहीं कर रहा है, क्योंकि हम चाय लेके एक जगह से चले और दूसरी जगह पर पहुँच रहे हैं। तो प्रारंभिक अवस्था, ये हुआ प्रारंभिक अवस्था, और ये हुआ अंतिम अवस्था। अवस्था पर निर्भर नहीं कर रहा, लेकिन आप जिस रास्ते से जा रहे हो उसमें कितना समय लग रहा है, और उसमें आप देख रहे हो कि चाय उतनी ठंडी हो रही। तो कार्य, आप ज़्यादा कार्य करोगे, पहली चीज़ तो आप ज़्यादा चलना पड़ेगा आपको, है ना? और आपको क्या होगा, ऊष्मा भी ज़्यादा, ऊर्जा भी क्या होगी, ज़्यादा खर्च होगी। आपने समझ लिया बात को? आपके पास ऊर्जा भी क्या होगी, ज़्यादा खर्च होगी, लेकिन पहुँच आप उतना ही रहे हो। तो बस अंतर दोस्तों क्या है, यही है। और ये पथ फलन कहलाता है ना? तो पथ फलन कौन कौन से हैं? कार्य है और ऊर्जा, ये दोनों ध्यान से आपके पास क्या है, पथ फलन है। आइए, अब हमारे पास है, एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो ये चीज़ तो हो गया भाई, अवस्था फलन, पथ फलन, है ना? प्रक्रम के प्रकार, ऊष्मागतिकी प्रक्रम, विलगित निकाय, है ना? ये सारी चीज़ हमने परिभाषा पढ़ लिया। अब देखो ध्यान से, हम बात करते हैं कि हमारे पास है अवस्था फलन होगा गहन गुण एवं विस्तीर्ण गुण, है ना? हम पहले विस्तीर्ण गुण को पढ़ते हैं और आइए जानते हैं क्या होता है। ये देखो ध्यान से, हमारे पास है विस्तीर्ण गुण, है ना? तो देखो ध्यान से, एक परिभाषा लिखा हुआ है कि वे गुण जिसका मान पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है विस्तीर्ण गुण या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाता है। विस्तीर्ण गुण कहलाता है पदार्थ की मात्रा। मित्रों, ये पॉइंट है कि ऐसा गुण जिसका मान पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है विस्तीर्ण गुण कहलाता है। जैसे आपके पास द्रव्यमान है, मास, कितना द्रव्यमान है, कितना किलो, आयतन, आयतन बोले तो V, द्रव्यमान बोले तो मास, ये आयतन बोले तो V। ऊर्जा आपके पास है, ठीक है ना? आप ऊर्जा ले सकते हो, हीट, कितनी ऊर्जा, है ना? जैसे आप एक रोटी खाओगे तो ऊर्जा आएगी, 2 रोटी खाओगे ज़्यादा ऊर्जा आएगी। दूरी, डिस्टेंस, बल, फोर्स, क्षेत्रफल, एरिया, कितना एरिया है भाई, कितना बल है, मात्रा पर निर्भर कर रहा है, कितनी ऊर्जा मिली आपको, है ना? तो जो पदार्थ की जो है मात्रा पर निर्भर कर रहा है, द्रव्य की मात्रा पर निर्भर कर रहा है, वो विस्तीर्ण गुण कहलाता है। समझ गए बात को? अब ताप देखो ध्यान से, है ना? अब जो द्रव्यमान है 1 किलो, यहाँ पर आपके पास द्रव्यमान। अब ताप, अब आप देखो गहन गुण क्या होते हैं आपके पास, वे गुण जिसका मान द्रव्य की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाता है, गहन गुण कहलाता है। जैसे आपके पास दाब है, ताप है, विशिष्ट चालकता है, हम 12th में पढ़ेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध या रो है। तो आप ताप, दाब और ताप तो आप पढ़ सकते हो, है ना? दाब और ताप।
तो ये आपके पास दोस्तों गहन गुण और आपके पास विस्तीर्ण गुण आपके सामने हैं। तो क्या कहलाता है, बताओ विस्तीर्ण गुण क्या कहलाता है? वे गुण जिसका मान द्रव्य की मात्रा पर निर्भर करता है, विस्तीर्ण गुण कहलाता है। और गहन गुण क्या होता है? वह गुण जिसका मान द्रव्य की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, हाँ है ना, वो गहन गुण कहलाता है। और आपके पास एग्जाम्पल रखा हुआ है। चलिए भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं और आइए पढ़ते हैं आंतरिक ऊर्जा। देखो ध्यान से, हमारा अगला टॉपिक है आंतरिक ऊर्जा। देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, आंतरिक ऊर्जा में क्या पढ़ेंगे? कोई निकाय है, उसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ ऊर्जा होती है, वही ऊर्जा कहलाती आंतरिक ऊर्जा। अब आप देखो, किसी निकाय की सभी ऊर्जाओं का योग आंतरिक ऊर्जा कहलाती, मतलब उसके पास खुद की ऊर्जा होती है, छोटी छोटी ऊर्जाएं होती हैं। जैसे हम बात करते हैं, स्थानांतरण की ऊर्जा होती है, घूर्णन की ऊर्जा होती है, कंपन की ऊर्जा होती है ना, नाभिकीय ऊर्जा होती है, और भी होता है अणुओं की जो है ना, इंट्रैक्शन की एनर्जी होती है ना। तो आप देखो ध्यान से, ये सब आंतरिक ऊर्जा, इनका सबका योग आप इनको देख लो, जोड़ लो, ये देखो ये सब क्या हैं? ये आपके पास है आंतरिक ऊर्जा। और आंतरिक ऊर्जा को हम किससे व्यक्त कर लेंगे? या तो आप यू से व्यक्त करोगे या आप ई से व्यक्त करोगे। देखो ध्यान से, यह कैसा फलन है? आंतरिक ऊर्जा प्रारंभ में, देखो आंतरिक ऊर्जा को हम एग्जैक्ट ज्ञात नहीं कर सकते, केवल हम क्या कर सकते हैं कि प्रारंभ में आंतरिक ऊर्जा क्या थी और अंतिम में आंतरिक ऊर्जा क्या थी। देखो ध्यान से, और आप क्या कर दोगे? अंतिम माइनस प्रारंभिक। और दोस्तों जहाँ भी डेल शब्द आ जाए ऊष्मागतिकी रसायन में, है ना, इसका मतलब है, डेल का मतलब होता है क्या? परिवर्तन। क्या होता है डेल का मतलब? परिवर्तन, है ना। तो आपने देख लिया डेल का मतलब परिवर्तन। तो हम आंतरिक ऊर्जा नहीं निकाल सकते, बल्कि हम प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के सहारे से हम उसका परिवर्तन के बारे में हम देख सकते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने कुछ इंग्लिश की चीज़ें लिख रखा है। ट्रांसलेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, है ना, इन सब एनर्जियों का योग क्या कहलाता है? इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा। इन सभी एनर्जियों का योग क्या कहलाता है मित्रों? इन सभी एनर्जियों का योग कहलाता है ना, इंटरनल एनर्जी। बहुत बढ़िया। हाँ, यहाँ तक सारी चीज़ें हो गई। तो ये तो आपके पास था आंतरिक ऊर्जा। अब देखो ध्यान से, हम बात करते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ, है ना। इसको सबसे पहले देखो हेल्महोल्ट्ज और मेयर ने दिया था। किसने दिया था? हेल्महोल्ट्ज एवं मेयर ने दिया था। इन वैज्ञानिकों ने ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम दिया था। और देखो ये नियम क्या कहता है? ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, यह है ना, ऊर्जा के संरक्षण नियम पर आधारित है। पहला चीज किस पर आधारित है? ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित है। ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर। ये पहला चीज, ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसके हिसाब से क्या कहते हैं दोस्तों? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। बिल्कुल सही कह रहा है ये, ठीक है ना। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ये कहता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ठीक है, चलिए अब आपने देखा आंतरिक ऊर्जा क्या थी। आंतरिक ऊर्जा इन सभी ऊर्जाओं का योग था, ये आंतरिक ऊर्जा थी। अब ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का थोड़ा सा गणितीय व्यंजक देखते हैं। देखो ध्यान से, मेयर और हेल्महोल्ट्ज ने दिया था। अब जैसे देखो ध्यान से, अब कुछ साइन कन्वेंशन आपको पढ़ना पड़ेगा, मैं अभी थोड़ा सा बताता हूँ आपको। जैसे मान लो प्रारंभ में उसकी आंतरिक ऊर्जा U1 थी, ये प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा है,
प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, आपके पास जो है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अंतिम आंतरिक ऊर्जा। अरे अवस्था की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब ये बताओ, जब आपके पास आंतरिक ऊर्जा कुछ थी पहले, तो आपने उस आंतरिक ऊर्जा को, प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा U1 थी, उसको आपने Q ऊष्मा दिया तो W कार्य हुआ। यहाँ पर माइनस साइन लगा रहा हूँ, क्योंकि देखो ध्यान से माइनस साइन क्यों लगा रहा हूँ, ये बताओ। माइनस साइन का मतलब क्या है? देखो, W साइन का मतलब अगर पॉजिटिव हुआ, W पॉजिटिव हो वर्क, तो तंत्र पर कार्य हो रहा है। इसका मतलब क्या है? तंत्र पर कार्य, तंत्र पर कार्य है ना। और W अगर निगेटिव हुआ तो इसका मतलब क्या है? तंत्र के द्वारा कार्य। ये दो चीज़ है ना। तो तंत्र पर कार्य हो रहा है कि आपके पास मित्रों तंत्र के द्वारा कार्य हो रहा है। अब इसको मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो मैंने क्या ले रखा है, मैंने एक ऐसे पंप ले लिया, या कि एक मैं क्या कर लिया, एक पात्र ले लिया। ठीक है, थोड़ा ढंग से बनाता हूँ। एक मैंने क्या ले लिया, पात्र। दूसरा कलर यूज़ करता हूँ। चलो, ये एक मैंने पात्र ले लिया, लो भाई बढ़िया सा ये पात्र। अब उससे मैंने क्या कर दिया, उस पर मैंने पिस्टन लगा दिया और मैंने पंप लगा दिया। देखो पिस्टन ऐसे है ना, आपने देखा होगा ना, पंप हवा भरते हो तो वो जो लगी होती पतली जिससे हवा जाता हो, पिस्टन लगा दिया अपन ने। ये पिस्टन है। अब आपने पिस्टन लगा दिया। अब ये बताओ, जैसे मान लो आपने प्रारंभ में क्या किया होगा, ठीक है ना, आपने प्रारंभ में क्या किया होगा कि आपने ये लगाया होगा, है ना, ये लगाया होगा, और आपके पास पहले पंप का ऊपर वाला पोर्शन यहाँ था, है ना, और आपने क्या किया, इसको दाब दिया, है ना, दाब प्रेशर दिया, है ना, इस पर प्रेशर दिया, दाब दिया, है ना। तो क्या होगा, जब आपने इस पर प्रेशर दिया तो ये नीचे आ गया कि नहीं आ गया, देखो, है ना। और नीचे आ गया तो पिस्टन यहाँ चला जाती है। देखते, जब आप हवा भरते हो तो पंप के नीचे का पोर्शन क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो मतलब ऊष्मा निकली, गर्म हुआ और पिस्टन यहाँ चला आया, है ना, और हवा भर गई। लेकिन बताओ, जो ऊष्मा निकली है, जो ऊष्मा निकली है, बात समझो, अगर जो ऊष्मा क्यों निकली है, पहले आपने क्या किया, हवा भरा, ये ऊष्मा क्यों निकल गई। अगर आपने उसी ऊष्मा को आप दे दोगे क्यू को, तो क्या ये पिस्टन वापस से अपनी जगह पर आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। देखो, तो ये तंत्र पर कार्य हो रहा है। तो ऊष्मा निकल रही है, लेकिन आप क्यू दे दिए तो ये पिस्टन वापस से अपनी जगह पर आ गया, है ना, वापस से। तो ये किसको, कौन करा रहा काम? ये हीट करा रहा था। यहाँ पर तंत्र के द्वारा कार्य हो रहा है, बात समझ रहे हो। और यहाँ पर क्या काम हो रहा है, तंत्र पर काम हो रहा है, और यहाँ पर तंत्र के द्वारा कार्य हो रहा है। तो ये बताओ, आंतरिक ऊर्जा आपके पास क्या है? आप देखो, प्रारंभिक अवस्था की आंतरिक ऊर्जा क्या है। देखो, हमारे पास प्रारंभिक अवस्था की आंतरिक ऊर्जा क्या मित्रों, इसको थोड़ा ढंग से समझो। आपके पास U1 है, आपने उसको Q हीट दिया। क्यू हीट दिया तो किसके द्वारा कार्य हो रहा है, तंत्र के द्वारा कार्य हो रहा है, W। तो फाइनल आंतरिक ऊर्जा क्या होगी, U2 इक्वल टू इन सब ये होगा, है ना, ये होगा। और आप क्या कर सकते हो, आप U2 माइनस U1 कर लो इक्वल टू Q माइनस W। और इसका मतलब होता है परिवर्तन, आप U की जगह E भी लिख सकते हो, डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस W। ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है ना। ये किसके लिए है, तंत्र, तंत्र के द्वारा किए गए कार्य के लिए। किसके लिए है, तंत्र के द्वारा किए गए कार्य के लिए, तंत्र के द्वारा किए गए कार्य के लिए, है ना। अगर यहीं पर दोस्तों आप साइन कन्वेंशन यूज़ करो, आप चेंज कर लो, तो आप यहाँ पर ऊष्मागतिकी प्रथम नियम को Q प्लस W लिख सकते हो। और वो क्यों, है ना, ये किसके लिए है, तंत्र पर किए गए, है ना, तंत्र पर किए गए
कार्य के लिए। आपने समझा ना। तो तंत्र के द्वारा किए गया कार्य और तंत्र पर किया गया कार्य। तो आप क्या करेंगे, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, देखो ध्यान से, मैंने आपको बताया। और आप जो मैं भाषा यहाँ पर लिखा हूँ वही चीज़ लिखा हूँ, जो पिस्टन वाला बताया ना कि आपके पास देखो, यहाँ आपके पास पिस्टन, देखो ध्यान से, ये अंतिम अवस्था था, आपने वही हीट दे दिया। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो इसको। देखो ये दोनों समीकरण ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का है। तो आप यहाँ पर ये भी यूज़ करते हो। जो डब्लू होता है, डब्लू इक्वल टू होता है माइनस पी डी भी। देखो ध्यान से, मैं आगे बताऊंगा कैसे होता है। डब्लू इक्वल टू होता है माइनस पी डी भी, ठीक है ना। तो आप डब्लू की जगह आप माइनस पी डी भी रखेंगे तो प्लस हो जाएगा पी डी भी। देखो ध्यान से, किया गया कार्य देखो ध्यान से, माइनस पी डी भी है ना। तो ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता, परंतु एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यह ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित है। इसको हेल्महोल्ट्ज तथा मेयर ने दिया था। देखो ध्यान से, मैं लिखा है ना यहाँ पर, माना किसी तंत्र की आंतरिक है ना, तंत्र की ऊष्मा क्यू मात्रा दी गई, तंत्र को आंतरिक ऊर्जा में बढ़ाने के साथ साथ बाह्य कार्य भी है ना खर्च होता है, तथा तंत्र की आंतरिक ऊर्जा बढ़कर वही चीज़ है यार, मतलब कुल मिला कुछ नहीं है कि आपके पास प्रारंभ में तंत्र की आंतरिक ऊर्जा कितनी थी, U1 थी। जब उसको ऊष्मा दोगे तो तंत्र को कार्य करना पड़ेगा, और तंत्र के द्वारा कार्य किया गया, बस हो गया। तो तंत्र के द्वारा कार्य है, ये ऊष्मा है, प्रारंभ में उसकी आंतरिक ऊर्जा थी, और जब इतना आपने ऊष्मा दिया तो इतना सारा कुछ हुआ, तो जो अंतिम आंतरिक ऊर्जा होगी U2 किसके किसके बराबर होगी, U1 प्लस Q माइनस W। आप इन शब्दों को मत रटना, है ना। आप ऐसे लिख सकते हो कि प्रारंभ में उसकी आंतरिक ऊर्जा U1 थी, उसको अपन ने Q ऊष्मा दिया, तो तंत्र के द्वारा कार्य किया गया W, अतः अंतिम आंतरिक ऊर्जा U2 ये होगा, बस बाकी आप निकाल लोगे। चलो भाई, ये तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम था, ठीक है। तो अगली क्लास में हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। ये ऊष्मागतिकी क्या था दोस्तों, प्रथम